डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी या फिर पशुपालन जिस भी क्षेत्र में आप हैं वो आसान हो सके और आपके लिए लाभकारी भी साबित हो सके। तो अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम में कौन से 2 विषय आपके लिए लेकर आए हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे, ज्यादा जानकारियां हासिल करेंगे, वो कुछ इस प्रकार हैं। आज हम बात करने वाले हैं समाकलित मछली पालन तकनीक की, और साथ ही बात होगी पशुपालन में भारत सरकार की योजनाओं के बारे में। और इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स जो है वो लिख सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060, 1800113061। इन नंबर्स पर जब भी आप फ़ोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क जो है वो नहीं लगेगा। इसके साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इस पर भी सीधे अपने प्रश्न आप हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपना नाम और अपने शहर के नाम के साथ जो है वो उसको प्रश्न को ज़रूर लिखें। हमारा ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो हमने आपको 3 विकल्प बता दिए हैं, हमारे टोल फ्री नंबर्स, हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारे ईमेल आईडी। ये तीनों ही में से कोई भी एक विकल्प आप चुन सकते हैं और आज के विषयों से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कोई प्रश्न है विशेषज्ञ से तो वो भी पूछ सकते हैं। आइए आपका परिचय करवा दें। सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं डॉक्टर अधिराज मिश्र जी से। आपसे हम बात करेंगे पशुपालन में भारत सरकार की योजनाओं के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं दूसरी ओर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पवन शर्मा जी, और आपसे हम जानकारियां हासिल करेंगे समाकलित मछली पालन तकनीक के बारे में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम में जो है वो बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर डॉक्टर अधिराज का जो है वो रुख करेंगे। डॉक्टर अधिराज, सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पशुपालकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार ने पशुओं के संबंध में पशुपालकों के लिए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो बनाई हैं। लेकिन उससे भी पहले ये जानना ज़रूरी है कि इन योजनाओं के पीछे उद्देश्य क्या है, इनको शुरू क्यों किया गया? जी देखिए, जो आप पशुपालन की बात किए हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पशुपालक हैं। लगभग आप देखेंगे कि हमारा जो अभी एक नया एप्लीकेशन आया है जो भारत पशुधन करके 1962 एप्लीकेशन आया है, उसमें लगभग 10 करोड़ पशुपालक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो भी योजनाएं भारत सरकार चला रही है, ये सबका उद्देश्य है कैसे हमारे जो उत्पादक है, आप देखेंगे दूध का, आप देखेंगे अंडे का, आप देखेंगे मांस का और ऊल का, ये सभी चीज़ों का उत्पादन कैसे बढ़ सके, और ये उत्पादन बढ़ने के साथ साथ हमारे जो किसान भाई इस पशुपालन में जुड़े हुए हैं उनको कैसे मुनाफा मिल सके, इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे मिल सके, और वो एक लाइवलीहुड की तरह पशुपालन को ले सकें, सो दैट उनका लाइवलीहुड सपोर्ट मिल सके और उनका इकोनॉमिक बेनिफिट हो सके। ये हमारा उद्देश्य है। जी बिल्कुल। तो हमारे जो पशुपालक हैं वो आज के हमारे इस कार्यक्रम में ये ज़रूर जान सकते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो पशुपालन के लिए जो है वो चलाई गई हैं। आप उनका लाभ कैसे ले सकते हैं, उन योजनाओं से कैसे जुड़ सकते हैं, क्या महिलाओं के लिए भी किसी तरीके के कोई कार्य जो है वो इसमें किए गए हैं। तो ये तमाम जानकारियां हम हासिल करेंगे आगे अपने कार्यक्रम में, लेकिन पहले देखते हैं विषय पर आधारित ये खास रिपोर्ट। गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग पशुपालन से जुड़े, इसके लिए सरकार काफी सराहनीय काम कर रही है। सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है, जिससे न सिर्फ डेयरी उद्योग को गति मिल रही है, बल्कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को स्वरोजगार भी मिल रहा है। सरकार की ओर से इस दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम भी चल रहे हैं। बता दें कि डेयरी क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था में 5% से अधिक का योगदान देता है।
दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के लिए किए गए प्रयासों को पूरक और संपूरित करने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से देश भर में कई योजनाएं चल रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, डेयरी गतिविधियों में संलग्न डेयरी सहकारी समितियों एवं किसान उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान करना, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम शामिल हैं। ये योजनाएं दूध देने वाले पशुओं की दूध उत्पादकता में सुधार, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, चारा और चारे की उपलब्धता बढ़ाने और पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रही हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें तो इसे दिसंबर 2014 से स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। ये योजना देश में दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभदायक बनाने के लिए गो जातीय दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। इस योजना को 2400 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ 2021 से 2026 तक अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रमों के तहत जारी रखा गया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग पशुपालन अवसंरचना विकास निधि का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना का एक उद्देश्य उत्पादकों को बेहतर मूल्य प्रदान कराना है। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और आइए अब हम यहाँ पर रुक करते हैं डॉक्टर पवन का। डॉक्टर पवन, अब आपसे हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे क्योंकि आपके साथ हमारा विषय है समाकलित मछली पालन तकनीक के बारे में। तो समाकलित मछली पालन क्या होता है, इसको आसान शब्दों में कैसे समझा जा सके? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में मछली पालन कोई नया विषय नहीं है। ये हजारों वर्षों से मछली पालन भारत में होता आ रहा है, लेकिन तकनीकी के अडोप्शन में जो स्लो रेट रहा, जो किसान यहाँ के तकनीकी को नहीं अडोप्ट कर पाए, उस कारण से यहाँ का उत्पादन उतना नहीं बढ़ पाया। लेकिन सरकार के लगातार जो प्रयास रहे, उससे एक तीव्र वृद्धि यहाँ के उत्पादन में देखी गई है। जहाँ 1950-51 में मात्र 0.75 मिलियन मीट्रिक टन पूरे भारत से इनलैंड और मरीन का प्रोडक्शन मिला करके इतना था, वो आज बढ़कर के 17.5 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच गया है जी। लेकिन अभी भी बहुत सारा हार्नेस करने की ज़रूरत है, उसका पोटेंशियल, और इसके लिए कुछ तरीके हैं जिनके अंदर या तो हम तकनीकी समावेश करें या फिर कोई नई स्पीसीज का चुनाव करें जिससे हमारा उत्पादन बढ़े जी। जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जो खेती योग्य भूमि है उस पर अधिक उत्पादन का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है जी। तो इस परिचर्चा में समाकलित मछली पालन एक ऐसी उपयुक्त तकनीक है जिसके माध्यम से किसान जो है कम होती हुई खेती में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। समाकलित मछली पालन बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक फसल आप कर रहे हैं, उस फसल के साथ साथ में दूसरी एक सपोर्टिव क्रॉप ऐसी आप करें जिसका जो समाकलन है उस फसल के साथ में कम लागत पर अधिक उत्पाद देने वाला हो। जैसे कि मछली पालन कर रहे हैं जो किसान भाई, वो मछली पालन के साथ साथ अपने डाइक पर, अपने बंद पे कुछ इस तरीके की फसलों का समावेश कर लें, जैसे एग्री क्रॉप्स कर लें या फिर एनिमल साइंस से कोई फसल लें और उसके साथ में करें, तो दोनों का इंटीग्रेशन जो कुल निवेश मूल्य उसको कम करेगा और कुल जो उत्पाद है उसको बढ़ाएगा। तो इस तकनीक के माध्यम से किसान भाई जो है अधिक उत्पाद प्राप्त कर सके और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे बहुत से किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में मछली पालन कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी उससे हासिल कर रहे हैं। लेकिन मछली पालन की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं या मछली पालन के साथ आप और कौन से ऐसी तकनीक है जिसको आप अपना सकते हैं, कई हमारे किसान भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि मछली पालन के साथ मुर्गी पालन भी जो है वो करते हैं, या किस तरीके की चीज़ें, कौन कौन से ऐसे फसल है जिनका हम चयन कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियां हम ज़रूर हासिल करेंगे। लेकिन अगर आप मछली पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आपके मन में उससे संबंधित कोई भी प्रश्न है या अगर आप मछली पालन कर रहे हैं उसमें किसी तरीके की समस्या आ रही है, तो तुरंत आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं विषय पर आधारित ये खास रिपोर्ट।
मछली पालन तकनीक किसानों की आय बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। बता दें कि कम भूमि पर अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए एक ही जमीन पर 2 या अधिक क्रॉप को लगाना ही समाकलित मछली पालन तकनीक कहलाती है। इस तकनीक में मछली मुख्य फसल के रूप से रहती है और इसके साथ में किसान मुर्गी, गाय और बतख आदि को भी पाल सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ सब्जियों की खेती भी की जा सकती है। अगर आप भी मछली पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे मछली पालन के लिए अच्छी गुणवत्ता के बीजों का उपयोग करें। सबसे पहले तालाब को पूरी तरह से साफ करके उसे तैयार करें और इसके बाद अच्छी गुणवत्ता के बीज इस्तेमाल करें। अगर आप बाहर से बीज खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तालाब में कम से कम 1 फिंगरलिंग साइज का ही बीज डालें। तालाब में मछली बीज डालने के 25 दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। तालाब में पूरे वर्ष कम से कम 1.5 मीटर पानी का स्तर बनाकर रखें। बारिश के मौसम में तालाब पर बाढ़ का प्रभाव न पड़े, इसका ध्यान रखें। तालाब में पानी का रंग गहरा हरा होने पर रासायनिक खाद का उपयोग बंद कर दें। पानी का रंग गहरा भूरा और गंदला होने पर गोबर की खाद का उपयोग बंद कर दें। जैसे तालाब के पानी का रंग सामान्य हो जाए तो उर्वरकों का उपयोग फिर से शुरू कर सकते हैं। इस तरह समाकलित मछली पालन तकनीक द्वारा आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अभी आपने समाकलित मछली पालन पर देखी हमारी ये खास रिपोर्ट। इसके साथ ही आपके लिए एक बार हम अपने जो दोनों विषय हैं आज के कार्यक्रम के वो एक बार फिर से जो है वो दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि पशुपालन में सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं, और साथ ही हम ये भी जान रहे हैं कि समाकलित मछली पालन क्या होता है और इसे कैसे अपनाया जा सकता है। अगर दोनों विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, आप कुछ भी जानना, पूछना, समझना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। सीधे मुझ तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं 8800520717। अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें, या फिर ईमेल आईडी के जरिए भी आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर अधिराज, अब मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। हमने अभी तो ये बात की कि क्या उद्देश्य रहा पशुपालन की योजनाएं शुरू करने के लिए, लेकिन कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि चलाई जा रही हैं, आप थोड़ी उन पर बात करते हैं। जी, जितने भी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, उद्देश्य तो हमने जान ली। तो पहला अगर हम देखेंगे उसको पहले हम 3 कैटेगरी में लेते हैं। तो पहला जो कैटेगरी है उसको हम देखेंगे कि ये पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण पे काम करवाता है, उस रिलेटेड योजनाएं हैं। दूसरा योजना जो देखेंगे सबसे बहुत अच्छा योजना है जो नस्ल सुधार के बारे में हम बात करते हैं। तो नस्ल सुधार, ब्रीड इम्प्रूवमेंट एक हो गया, डिजीज़ कंट्रोल एक हो गया। उसके बाद जो तीसरा चीज़ हम देखते हैं वो मेनली होता है कि कैसे हमारे किसान यहाँ हमारे साथ जुड़ के उद्यमी बन सके, और एक उद्यमी बनने के बाद वो दूसरे पशुपालकों को अपने साथ जोड़ सकें। ये एक हब एंड स्पोक मॉडल में भी हम काम करते हैं। तो ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाले योजनाएं। और उसके साथ आपने एक चीज़ भी दिखाया था जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला जो स्कीम हमारा होता है, जिसमें कि हम कोई भी एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड या डेयरी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसका कैसे हम डेवलपमेंट किया जा सके, उस कैटेगरी के योजनाएं रहते हैं। ये 4 कैटेगरी के अलावा और एक योजना जो हम चलाते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये जो पशु उत्पादकता है उसका वो हर सालाना हमारा एक कैलकुलेशन किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है, वो एक योजना है। और उसके साथ हमारा लाइफ स्टॉक सेंसस जो पशु गणना है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे 4-5 कैटेगरी के योजनाएं हैं। बिल्कुल। और इसके साथ हमारे पहले कॉलर जो है वो इस वक्त लाइन पे जुड़ गए हैं, सुरेश पाटिल जी कर्नाटका से। आइए उनका सवाल लें। हेलो जी, नमस्कार सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? स्वतंत्र दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। आपको भी जी, बताएं। और ये पशुपालन के संबंधी योजना जो है सभी राज्यों में इसका समान वितरण रहता है क्या? और जो सब्सिडी वगैरह रहता है वो पूरा देश में एक समान ही वितरण रहता है क्या? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर अधिराज, क्या बताएंगे इसके बारे में? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जो भी भारत सरकार या केंद्र सरकार के जरिए जो भी योजनाएं चलाए जाते हैं उसके जो बेनिफिट हैं
वो सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समान रहते हैं। उसके सब्सिडी हो गया, उसका जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो सभी राज्यों के लिए एक ही समान योजनाएं रहते हैं। यही है जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे वापस और इन दोनों ही विषयों पर आगे जो है वो कुछ और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा चलाई गई पशुपालन से संबंधित योजनाओं के बारे में और साथ ही जानकारियां हासिल कर रहे हैं समाकलित मछली पालन के बारे में। यानी कि मछली पालन के साथ आप और कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जिनको शुरू कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मुनाफा हासिल करें। हमारे अगले कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए उनका सवाल जो है वो शामिल करें। हेलो हेलो। हाँ सर। भरत लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। राजस्थान से आपने हमें फोन किया, अपना सवाल पूछिए। सर एक पहली बार भैंस की आई है अपनी जी। 3 रोज पहले, और उसके पानी भरा हुआ है, जैसे नीचे पौड़ी पे से लेकर के आगे के पैरों तक। ठीक है जी। डॉक्टर अधिराज क्या बताएंगे? जी ये जो आप बोल रहे हैं मतलब सूजन हो गया है पूरा गले से लेके अगले पाँव तक हो गया, यही आप बता रहे हैं ना? हाँ देखिए, ऐसे डायरेक्टली मैं आपको 2-3 चीज़ बता सकता हूँ। ये उसके कारण हो सकते हैं। कभी कभी पशुओं में प्रोटीन डेफिशिएंसी की होती है, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी में भी ये हो सकता है, जिसको हम इडिमा बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे कहीं किसी तरीके के संक्रमित रोग भी होते हैं जिसकी वजह से ये मतलब सूजन हो सकता है। तो ये आप निकटतम पशु चिकित्सक जो हैं उनसे सलाह लीजिए, उनको एक बार दिखाइए, वो जांच करेंगे तभी आपको क्लियरली पता हो सकता है। पर एक ऐसे नॉर्मली अगर देखेंगे और उसको बुखार हो रहा है या और खाने में दिक्कत कुछ हो रहा है तो कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ आप सोच सकते हैं। पर अगर ये नहीं है, नॉर्मली है, तो मे बी जैसे पेट की आप बोलते हैं पेट का कीड़ा बोलते हैं, तो वो डीवार्मिंग मेडिसिन से भी हो सकता है। उसका जो फीकल सैंपल है, मल का आप परीक्षा कर सकते हैं, वो एक हो सकता है। और कुछ प्रोटीन डाइट उसके खाद में मतलब उसके फीड में डालें तो ये उपचार हो सकता है। पर फिर भी आप निकटतम पशु चिकित्सक से दिखाएं और जांच करने के बाद ही ये पता चल सकता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर डॉक्टर पवन, आपके लिए हमारे पास एक जो है वो मैसेज आया है व्हाट्सएप के ज़रिए। हमारे दर्शक ने अपना नाम और अपने शहर का नाम नहीं लिखा है, पर उनका सवाल ये है कि मुझे मछली पालन का काम शुरू करना है, तो आप बता सकते हैं कैसे स्टार्टअप करें? इन्हें अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। जी देखिए, मछली पालन के लिए सबसे पहली बात तो है कि आपके पास में तालाब होना ज़रूरी है। और तालाब कैसे बनाएं, इसको आप वैज्ञानिक विधि से लें तो आपको जो मुनाफा है वो ज़्यादा रहेगा। देखिए, तालाब बनाते समय आप ध्यान रखें कि तालाब जो है वो आयताकार आकृति का बना हुआ होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि किसान को मालूम नहीं रहता है और वो आयताकार की जगह वर्गाकार या गोलाकार या तिकोना इस तरीके का तालाब बना लेते हैं। उससे फिर बाद में उनको मैनेजमेंट करने में और ऑपरेशनल कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आयताकार तालाब होने से क्या होता है कि जैसे चौड़ाई कम रहेगी, लंबाई ज़्यादा रहेगी, तो आपको जाल चलाने में भी आसानी रहेगी। दूसरी बात ये कि जो तालाब आप आयताकार बनाएं उसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा में लें, ताकि क्योंकि ज़्यादातर जो हवाएं चलती है पूर्वी या पश्चिमी हवाएं चलती हैं, तो जब ज़्यादा लंबी डिस्टेंस पर जो है वेव बनेगा
तो इससे आपके तालाब के अंदर जो ऑक्सीजन का स्तर है वो इम्प्रूव होगा। यानी कि आपने एडिशनल कोई एफर्ट नहीं किया है, केवल आपका पॉन्ड का डिज़ाइन आपने सही से बना दिया है, उसी से आपके तालाब का जो ऑक्सीजन का स्तर है वो सुधरेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कि तालाब बनाते समय, चूँकि ये समाकलित मछली पालन तकनीक पर भी चर्चा हो रही है, इसलिए मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप तालाब बनाते समय उसका जो डाइक है, जो बंद है, उसकी चौड़ाई कम से कम 2 से 4 मीटर रखें। तो उस 2 से 4 मीटर की चौड़ाई वाले बंद पर आप जो अपनी एडिशनल यूनिट लगाएंगे समाकलित मछली पालन के अंतर्गत, वो आप अच्छे से एस्टैब्लिश कर लेंगे। तीसरी बात क्या कि जब भी आप तालाब बनाएं उसकी गहराई का विशेष ध्यान रखें। कई बार मैं फील्ड में भी जाता हूं, विजिट करता हूं, तो किसान देखता हूं कि 15 फीट गहरा तालाब बना देता है, तो उससे आपको इकोनॉमिक लॉस होगा। आप क्या करें कि साइंटिफिक वे में जब तालाब बनाते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप 2 फीट गहरा खड्डा खोदिए और उसमें से जो मिट्टी निकलता है उस मिट्टी की सहायता से आप फिर 4-5 फीट ऊपर उसके डाइक बनाइए। तो टोटल जो गहराई आपकी डाइक के क्रेस्ट से, यानी कि डाइक का जो शिखर है, जो बंद है आपका तालाब का, उसके शिखर से जो टोटल गहराई है वो लगभग 7 फीट होनी चाहिए। इस 7 फीट में से 1 फीट के आसपास फ्री बोर्ड स्पेस रहेगा। फ्री बोर्ड स्पेस यानी कि उसमें पानी नहीं रहेगा, बाकी 6 फीट जो है पानी भरा रहेगा। तो ये जो 6 फीट पानी का गहराई है ये मछली पालन के लिए रिकमेंडेड है। इससे ज़्यादा गहरा जब तालाब किसान खोद देता है तो क्या होता है कि लाइट का जो पेनिट्रेशन है, वो लाइट का पेनिट्रेशन बॉटम तक, यानी कि तालाब के तल तक नहीं हो पाता है, और इस वजह से जो प्लैंक्टन्स हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो नहीं पनप पाते हैं। और ये फाइटोप्लैंक्टन्स आपको जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि ये मछली के फीड के लिए बहुत अच्छा डाइट है जी। तो ये एक तरीका है। दूसरा आप क्या करेंगे कि जो तालाब है, उस तालाब का जो पानी आप भरेंगे तालाब के अंदर, उससे पहले उसका बॉटम ट्रीटमेंट करेंगे। और बॉटम ट्रीटमेंट करने के लिए पहले उसके ऊपर लाइम एप्लीकेशन करेंगे और फर्टिलाइज़र डालेंगे। उसके बाद में 1 हफ्ता इंतजार करने के बाद आप उसमें अंदर पानी डालेंगे। तो पानी डालते समय भी पूरा पानी आपको नहीं भरना है 6 फीट, 3 फीट पानी भर के लगभग 15 दिन आप उसको छोड़ देंगे। उसके बाद में जो है देन आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल। और इसमें और क्या कुछ किया जा सकता है जब आप मछली पालन करें, कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, ये सब बातें आगे हम डॉक्टर पवन आपसे ज़रूर जानेंगे। हमारे अगले कॉलर जो है राजेश जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए कृपया करके। एक साथ डालना चाहिए, ये पूछना था। ठीक है, मछली पालन करते समय कौन कौन सी वैरायटी जो है वो एक साथ डालनी चाहिए? जी डॉक्टर पवन क्या बताएंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अभी मैं जो बता रहा था वो प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट का पार्ट था। अभी जो मछली पालन करने वाली बात है, जो मछली स्टॉक करने वाली बात है, वो स्टॉकिंग मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो मछली की प्रजाति जो है अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए फ्रेश वाटर बॉडी है कहीं पे, तो वहाँ पर वैराइटीज़ अलग होंगी। कहीं पे ब्रैकिश वाटर बॉडीज है, वहाँ पे वैराइटीज़ अलग होंगी। मरीन वाटर के अंदर वैराइटीज़ अलग होंगी। लेकिन आप जैसे कि मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं। तो फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर जो हम सजेस्ट करेंगे इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के अंदर समाकलित मछली पालन में, वो इंडियन मेजर कार्प, भारतीय बृहद कार्प, जिसमें आएगी आपकी लेबियोरोहिता, कटला, सिराइनस मृगला, और एक्जोटिक कार्प जो हैं उसके अंदर कॉमन कार्प आएगा, ग्रास कार्प आएगा, सिल्वर कार्प आएगा। ये जो 6 प्रजातियां हैं, इन 6 प्रजातियों का एक साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। क्यों देता है बहुत अच्छा रिजल्ट? इसका कारण ये है कि इन तीनों जो वैराइटीज़ की जो मछलियाँ मैंने बताई, दोनों में ये अलग अलग जल स्तर पर रहना पसंद करती है पानी में, क्योंकि इनके शरीर की जो बनावट है वो अलग अलग तरीके की, जो मुंह का इनका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि कुछ मछलियाँ केवल सरफेस का फीड खा सकती हैं, कुछ मछलियाँ कॉलम वाटर का जो फीड है, बीच का जो पानी है उसका फीड खा सकती हैं, कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो बॉटम पे यानी कि तली में जो फीड है वो खा सकती हैं। तो ये अपनी जो हैबिट्स हैं और जो अपनी फिजियोलॉजी है, जो बनावट है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्तर पर रहती है। तो जब मछलियाँ अलग अलग स्तर पर पानी के ऊपर रहेंगी तो पानी का पूरा पोटेंशियल इससे हार्नेस होगा, उपयोग होगा। जैसे मान लीजिए आपने केवल कॉमन कार्प या सिराइनस मृगला नैनी मछली डाल दी, तो जो कॉलम वाटर है और सरफेस वाटर है उस पर जो फीड अवेलेबल है प्राकृतिक रूप से, उसका पूरा तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा।
इसलिए आप अलग अलग तरीके की मछली डालेंगे, आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। और दूसरी बात ये कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये मछलियाँ जो आप डाल रहे हैं इनकी संख्या क्या होगी। तो हम जो रिकमेंड करते हैं, जब 1 हेक्टेयर का तालाब यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर आपका जो तालाब है उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो 10,000 मीटर स्क्वायर का तालाब है उसमें फिंगरलिंग साइज मतलब 8 से 10 सेंटीमीटर की जो मछली है वो लगभग आप 8 से 10,000 की संख्या में डालिएगा, तब आपका उत्पादन अच्छी तरह से आएगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर अधिराज, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पशुपालक होते हैं उनको डर ये होता है कि हमारा पशु अगर बीमार हो जाए तो क्या करें। ऐसे में हम जो है टीकाकरण की बात करते हैं, लेकिन अगर हम कोई मेडिसिन की बात करें, जेनरिक मेडिसिन जो हैं, अगर क्या किसी तरीके की कोई दवाएँ भी होती हैं जो हम पशु को दे सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी रोग हैं जिनके लिए वो दिया जा सकता है? इस पर मैं आपसे ज़रूर लूँगी आपका उत्तर। हमारे अगले कॉलर जो है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हमारी जो भैंस है वो ठीक से खाना नहीं खा रहा है और वो मतलब आपकी जो भैंस है वो ठीक से खाना नहीं खा रही है, चारा नहीं खा रही है? हाँ, चारा नहीं खा रही है और बहुत बीमार हो जाते हैं। ठीक है, किस तरीके की आपको लगता है क्या बीमारी हो रही है उसे? मतलब वो ठीक से चारा नहीं खा रहे, सुस्त है। ठीक है, और ये कितने समय से आप हो रहा है ये सब कुछ? ये तो 1 महीने से ऊपर है। एक बार फिर बताएं। जी जी डॉक्टर अधिराज क्या बताएंगे? ये जो आप बोले कि आपका पशु का ये चारा नहीं खा रहा है, मतलब ठीक से खाना नहीं खा रहे, और ये आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से ये हो रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें हो सकते हैं जिसकी वजह से खाना नहीं खा रहा है। पहला चीज़ हो सकता है, जैसे कि हम भी बोलते हैं कि हमारा लिवर फंक्शन सही नहीं है। लिवर फंक्शन अगर सही नहीं है तो हमें सही मात्रा में भूख नहीं लगेगी। तो लीवर फंक्शन सही होने के लिए पहला तो चीज़ है, आप उसका जो फीकल सैंपल है, जो पेट में कीड़े की बात करते हैं, जो पैरासाइट हम बोलते हैं, तो वो होने की संभावना होता है, जो कि हर 3-4 महीने में हमें डीवॉर्मिंग कर लेना चाहिए हमारे पशु की। तो एक चीज़ आप कर सकते हैं कि उसका जो फीकल सैंपल है, मल का, आप एक बार जांच कर सकते हैं। निकटतम पशु चिकित्सालय जो है वहाँ से आप कर सकते हैं। वो एक पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है, इसके अलावा अगर पेट में कीड़ा है तो उसका दवाई आप दे सकते हैं, जिसको हम डीवॉर्मिंग मेडिसिन बोलते हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ कर सकते हैं, बहुत सारे दुकान में ये लीवर एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्टेबल भी मिलते हैं और लीवर टॉनिक्स भी मिलते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पर ये एक जनरल मैं उत्तर दे रहा हूँ, पर अगर ये कंटिन्यूस बहुत दिनों तक रहेगा, आपका उत्पादन भी पशु का घट जाएगा। तो इसलिए आप निकटतम पशु चिकित्सक से सलाह लीजिए, तो वो आपको बता सकते हैं। अगर कुछ जांच की ज़रूरत पड़े तो वो करवा के आपको बता सकते हैं। जी बिल्कुल, और मैं चाहूँगी कि जो मैंने सवाल आपसे किया था, अब आप उसका भी उत्तर ज़रूर दें। तो उसमें मैं पहला एक चीज़ बताऊंगी कि हमारे जितने भी पशुपालक जुड़े हुए हैं उनको पता है कि भारत सरकार की तरफ से ये जो लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल, मतलब पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना जो चल रहा है, जो पहले स्वास्थ्य के लिए योजना चल रही है, इसमें टीकाकरण दिया जाता है, जिसका जिक्र भी आपने किया। तो 4 रोग हैं, जैसे कि बड़े पशु हमारे हो गए, उनके लिए खुरपका मुंहपका रोग के लिए फुट एंड माउथ डिजीज़, उसके लिए हम सालाना 2 बार टीकाकरण करवाते हैं। और जो फीमेल काप्स हैं, फीमेल बच्चियां हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं ना, ब्रुसेलोसिस एक जूनोटिक डिजीज़ है जो पशुओं में फैल सकता है, उसका भी टीकाकरण किया जाता है। वो लाइफ टाइम वंस होता है। उसके बाद जो हमारे छोटे पशु हो गए, जैसे कि भेड़ बकरी है, उनके लिए PPR करके एक खतरनाक बीमारी होती है, तो उसके लिए भी टीकाकरण किया जाता है। वो भी मुफ्त में भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। और हमारे जो सुअर हो गए, तो उनके लिए भी क्लासिकल स्वाइन फीवर, एक जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है या पंजाब या साउथ में कहीं कहीं जगह पे आप जहाँ पिग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये एक बीमारी भी देखने को मिलता है। तो ये 4 बीमारी के लिए निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है भारत सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ी चीज़ जो अभी आपने जिक्र किया कि जेनरिक मेडिसिन, आप जानते हैं कि जन औषधि केंद्र भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जो कि इंसान के दवाई जो कि सस्ते दरों में मिल सके। उसी कॉन्सेप्ट को लेके पशुपालन विभाग, हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में ये एक
पशु औषधि करके एक नया योजना चलाया है, जिसके ज़रिए आप देखेंगे बहुत सारे जगह पे, अभी हम जस्ट योजना शुरू हुआ है, इसका क्या फ़ायदा होगा ना, हमारे बहुत सारे जगह पे आपको ये मतलब पशु औषधि खोल दिए जाएंगे। तो पशु औषधि खोलने से आप जो अगर पशु बीमार होता है, जो आप उसके लिए मेडिसिन लेते हैं, तो दवाई लेते हैं, वो दवाई का जो खर्चा होगा बहुत कम खर्चा होगा। तो ये एक बहुत अच्छा उद्देश्य करके बनाया गया है, जो कि आप पशुपालक उसका फ़ायदा ले सकते हैं, जिसको उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल सकती है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन में भारत सरकार की योजनाओं की, और उसके साथ ही हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं कि किस तरीके से आप मछली पालन कर सकते हैं और मछली पालन के साथ कौन कौन सी आप फसल ले सकते हैं, जिससे कि आप अपनी आय में भी जो है वो वृद्धि कर सकते हैं। हमारे अगले कॉलर वृंदावन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है ललितपुर से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ललितपुर उत्तर प्रदेश से वृंदावन जी हमें फोन किया। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं। भैंस आपकी बीमार है 3-4 दिन से? हाँ जी ठीक है, किस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं? वो खाना नहीं खा रही है, ठीक है। डॉक्टर अधिराज, क्या ये जो बदलता मौसम है, क्या ये पशुओं को भी किसी तरीके से हताहत करता है? क्या उनको भी कैसा नुकसान पहुंचाता है? क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, जैसे इंसान को भी स्ट्रेस होता है बदलते मौसम के वजह से, ऐसे पशुओं को भी स्ट्रेस होता है। अगर उनका देखिए पशु का आवाज़ सही ना हो, उसमें पानी भरा रहे और अगर हवा का संचालन सही ना हो, तो वो भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो स्ट्रेस में आने से उत्पादन भी घट सकता है। तो ये जो हमारे किसान भाई जो जुड़े हुए थे, पूछ रहे थे ये सवाल, तो उनका पशु खा नहीं रहा है, तो 3-4 दिन से कुछ बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो आप बोल रहे हैं, तो कुछ ये बदलता मौसम के वजह से भी कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ भी हो सकता है। जैसे बारिश के समय में आप देखेंगे कि 2 बड़े डिजीज़ जो होते हैं, एक गलघोटू करके हम बोलते हैं और एक ब्लैक क्वार्टर करके भी बोलते हैं। ये 2 रोग यूजुअली इसी सीज़न में होते हैं। और अभी भी आप देखिए, ये जो बारिश का मौसम है, तो यहाँ हमारे वेक्टर पॉपुलेशन, जैसे हमारे मतलब मस्कीटोज, टिक्स, माइट्स, ये भी बढ़ जाते हैं। इसके वजह से भी अभी जो लंपी बीमारी भी चल रही है, लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में भी जो हम जिक्र कर रहे थे, तो वो भी कहीं कहीं जगह से कुछ केसेस आने की संभावना है। तो ये कुछ संक्रमित रोग भी हो सकते हैं, और या नॉर्मल कहीं स्ट्रेस में आने से भी खाने में दिक्कत हो सकती है। या अभी कभी आप सडनली कुछ उसे फीड का चेंज किए हैं, नए दाना लाए हैं, उसके पशु आहार लाए हैं, तो उसके वजह से भी कभी उनका एपिटाइट सही नहीं हो सकता है। तो ये आप थोड़ा किसी पशु चिकित्सक या निकटतम आप जो भी थोड़ा सलाह लीजिए, तो आपको बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली चीज़ है। जी बिल्कुल, और जैसे कि हम आपसे बार बार एक निवेदन करते हैं अपने सभी दर्शकों से, जब भी आप हमें फ़ोन करें अपनी टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न जो है वो हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। और दूसरी ओर, जब आप अपने सवाल जो है, जब आप अपने सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक पहुँचाएँ या ईमेल के ज़रिए हम तक पहुँचाएँ, अपने नाम और अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए यहाँ पर हम एक और प्रश्न करते हैं। डॉक्टर पवन, ये सवाल आपके लिए भेजा गया है और इन्होंने भी अपना नाम और अपने शहर का नाम नहीं लिखा है, लेकिन इनका सवाल यह है कि ऐसी कौन सी प्रजाति है मछली की जो जल्दी बड़ी हो जाती है, क्योंकि जिसके पास कम समय के लिए पानी रहता है उसे इससे मदद मिल सके? जी देखिए, ये बेसिकली स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन से संबंधित सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं
अभी ये कॉलर किस क्षेत्र से हैं मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेश वाटर बॉडी में यहाँ पर आसपास का क्षेत्र है। तो स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन में हम इस तरीके की मछलियों की प्रजाति सजेस्ट करते हैं जो जल्दी ग्रोथ करे। अभी आजकल कई किसान उस प्रजाति को अपना भी रहे हैं, जैसे पंगेसियस स्पीसीज है। पंगेसियस स्पीसीज को अगर आप जो है अपने तालाब के अंदर पालते हैं तो ये लगभग 4 से 5 महीने के अंदर मार्केटेबल साइज़ की हो जाती है। तो बारिश के समय पे जैसे आप अप्रैल मई में इसको स्टॉक कर दें तो ये अक्टूबर नवंबर तक आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, या उससे पहले भी हार्वेस्टेबल हो सकती है। लेकिन इसमें इसके साथ में कंडीशन ये होती है कि इसको एक्सटर्नल फीड की आवश्यकता होती है। आप इसको नेचुरल फीड के आधार पर नहीं पाल सकते हैं क्योंकि ये कैट फिश की वैरायटी है जिसको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, लेकिन इसकी वृद्धि दर जो है वो इंडियन मेजर कार्प की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये 4 से 5 महीने के अंदर 1 किलो से ऊपर के साइज़ की हो जाती है, मार्केटेबल साइज़ की। दूसरी बात इसके साथ क्या प्लस पॉइंट है कि ये मछली अधिक मात्रा में स्टॉक भी की जा सकती है तालाब के अंदर। मैं जैसे आपको बता रहा था इंडियन मेजर कार्प और जो एक्जोटिक कार्प की वैरायटीज मैंने बताई थी वो 8 से 10 हज़ार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से संचित की जा सकती है। लेकिन ये जो मछली है ये मछली 1 हेक्टेयर के अंदर 50,000 से 70,000 की संख्या में स्टॉक करी जा सकती है। तो इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर 25 से 30 टन तक भी लिया जा सकता है। तो किसान भाई इस मछली को अपना करके और अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और जिन वाटर बॉडीज़ के अंदर कम समय में पानी रहता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रजाति ठंडे के समय में जो टेम्परेचर डाउन होता है उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है। तो अगर कोई किसान भाई इसको अपनाता है तो ये एश्योर करे कि जाड़े के समय से पहले ही इसको हार्वेस्ट कर ले, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक इसको हार्वेस्ट कर ले। एक और प्रजाति मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें हाइब्रिड तिलापिया है। तो हाइब्रिड तिलापिया जो वैरायटी है वो भी कम समय के अंदर हार्वेस्टेबल हो जाती है और उससे भी किसान भाई अपना जो है मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर विजय कुमार सैनी जी फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनका भी सवाल लें। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मैम। जी विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? मैम हम हमारी गाय जो चारा खाती है और वो क्या है आसपास गोबर कर देती है, उसके पत्ता नहीं है मैम, उसके लिए क्या की? ठीक है जी, डॉक्टर अधिराज क्या बताएंगे? राजस्थान से फोन किया उन्होंने। मैं एग्जैक्टली सुनने पे ठीक है। तो जो भी इनका पशु जो भी खाना खाता है तो वो तुरंत जो है वो उसे पास आउट कर देता है, गोबर कर देता है, उसको पच नहीं पा रहा, तो शायद इंडाइजेशन जी। देखिए मेन चीज़ है आप क्या खाना खिला रहे हैं, इसका एक ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देखिए जो हरे चारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे हरे चारे होते हैं किसी टाइम पे उसको कट करना है, वो प्रॉपर टाइम होना चाहिए। अगर सही टाइम पे वो कट नहीं हुआ होगा तो वो आप खिला देंगे तो वो पचेगा नहीं। एक चीज़ ये हो सकता है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है अगर कोई चीज़ आप ज़्यादा दिन, जैसे हम पुआल खिला रहे हैं, पैडी स्ट्रॉ या हे खिला रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली, मतलब देखिए आज अभी बारिश का मौसम है, हर जगह देश में बारिश चल रहा है, तो बारिश में वजह से इसमें कोई फंगस का ग्रोथ हो जाए तो इसमें भी आप ये गोबर थोड़ा पतला हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। और अगर कोई फीड खिला रहे हैं तो फीड प्रॉपर मात्रा में उसको खिलाएं जितना उसका रिक्वायरमेंट है। आप एक कैलकुलेशन भी है, अगर आप हमारे जो भारत पशुधन करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर उसमें जुड़े हुए हैं, इसमें पशु आहार का भी एक मॉड्यूल दिया गया है। आप अपने पशु का कितना वेट है और कितना दूध उत्पादन वो करता है वो डिटेल्स आप डाल देंगे तो उसको कितने मात्रा में क्या पशु आहार देना चाहिए वो भी डिटेल कैलकुलेशन होके आपके लिए आ जाएगा। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके जरिए भी आप जुड़ सकते हैं और ये चीज़ उससे आप सलाह भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर डॉक्टर अधिराज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मछली पालन के बारे में भी, और हमारे बहुत से किसान ऐसे हैं जो कि मछली पालन भी करते हैं, मछली पालन के संदर्भ में अगर सब्सिडी के रिगार्डिंग अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या मछली पालन में भी हमारे किसानों को सब्सिडी दी जाती है? इसके बारे में क्या बताएंगे? जी मैं इतना बता सकता हूँ, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो चला रही है भारत सरकार की तरफ से चल रही है, उसमें बहुत सारे घटक के जरिए सब्सिडी की व्यवस्था है और पवन सर उसमें ज़्यादा बता सकते हैं। जी डॉक्टर पवन, तो क्या आप बताना चाहेंगे इसके बारे में कुछ? जी देखिए, भारत सरकार ने
मछली पालन के क्षेत्र में बहुत ही अति महत्वाकांक्षी योजनाएं लॉन्च की हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014-15 में ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से एक स्कीम 3000 करोड़ रुपया के इन्वेस्टमेंट के साथ भारत सरकार ने लॉन्च की थी। उसके कंप्लीट होने के बाद में 20,050 करोड़ रुपए की एक योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम से लॉन्च हुई और वो अभी जस्ट मार्च 2024-25 में वो योजना समाप्त होगी। लेकिन भारत सरकार ने एक और योजना अभी लॉन्च कर रखी है जो कि वर्तमान में चल रही है। उसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ये योजना 6,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ में पूरे देश में जो है लागू की जा रही है। और इस योजना का लाभ लेना अब और ज़्यादा आसान इसलिए हो गया है क्योंकि इस योजना के साथ साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मत्स्य की मंत्रालय ने जारी कर दिया है। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप नोट भी कर सकते हैं, जो दर्शक हैं, वो नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करना बहुत आसान है। एक बार आप इस पर रजिस्टर कर लीजिएगा तो उसके बाद में जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपको दिखाई देंगे और आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल कंपोनेंट है उस पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये जो योजना है इसके माध्यम से आप अपना यूनिट के लिए सरकारी सब्सिडी, सरकारी इंसेंटिव और लोन का भी उसके अंदर प्रोसीजर है। आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देना चाहता हूँ। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड पहले केवल कृषि के क्षेत्र में था, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आने के बाद में अब ये किसान क्रेडिट कार्ड मछली पालन और पशुपालन के क्षेत्र में भी जारी होने लगा है। इस मछली पालन के ऊपर जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है उसमें जो नए आवेदक हैं उनके लिए 2 लाख रुपये तक का लिमिट और जो पुराने आवेदक हैं उनके लिए 3 लाख रुपये तक का लिमिट डिसाइड किया गया है, जिसपे जो इंटरेस्ट रेट है बहुत कम 4% है अगर आप अपना अकाउंट रेगुलर रखते हैं। तो इसके माध्यम से आप सब्सिडी लेकर के और लोन लेकर के अपना जो मछली पालन व्यवसाय है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न आया है हरीश जी का अकोला महाराष्ट्र से। और डॉक्टर अधिराज जी आपके लिए है कि भैंस जो है वो प्लास्टिक का पॉलिथीन खाती है, क्या उपाय करें? देखिए, ये एक डेफिशिएंसी डिजीज़ के तरह ये है जो हम फॉस्फोरस डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो फॉस्फोरस एक मिनरल है, उसके डेफिशिएंसी अगर पशु में आ जाए तो इसकी वजह से ये क्या होता है ना, मिट्टी खाता है, पॉलीथीन ले लेता है, जो अननेसरी अनयूज चीज़ें हैं वो लेता है, उसको पाइका हम बोलते हैं डिजीज़ को। तो इसको अगर हम मतलब इसका इलाज के बारे में बात करें तो बहुत सारे मिनरल मिक्सचर्स मिलते हैं जिसमें फॉस्फोरस रहता है और आजकल टॉनिक भी अवेलेबल हैं जो उसको पशु के आहार में डाल के दे सकते हैं। तो वो टॉनिक्स में कैल्शियम फॉस्फोरस रहता है और कुछ इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस भी हैं। तो मुझे लगता है उसको खाने में अगर वो टॉनिक्स आप दे दें, कैल्शियम फॉस्फोरस में मिक्स्ड वाले टॉनिक्स जो अवेलेबल हैं वो देने से ये हल हो सकता है। इसके अलावा मैं एक और भी सुझाव दूंगा, तो इसका कभी आप अपना उसका पशु का जो फीकल सैंपल या मल का एक बार जाँच भी करवा लें। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि हमारी जो महिलाएं हैं वो पशुपालन के क्षेत्र में काफ़ी आगे रहती हैं और उनके लिए क्या किसी तरीके की कोई योजनाएं महिलाओं के लिए क्या भारत सरकार ने आगे रखी है? हमारी महिलाएं जो हैं, महिला किसान बहनें, वो कैसे इससे सहायता प्राप्त कर सकती हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। ये पहला चीज़, पशुपालन क्षेत्र में बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी पशुपालन के कार्य किए जाते हैं तो उसमें 70% महिलाओं का योगदान है। घर में जिसके घर में भी 2-4 गायें हैं, भेड़ बकरी हैं या मुर्गी हैं, तो उसका सारा काम करवाते हैं महिला ही करवाते हैं। अगर हम डेयरी कोऑपरेटिव्स की बात करें तो डेयरी कोऑपरेटिव्स में भी महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा रहा। ऐसे भी देखेंगे तो बहुत सारे डेयरी कोऑपरेटिव्स सिर्फ महिलाओं के ही कोऑपरेटिव्स बना है। इससे हटके अगर आएंगे तो हम पशुपालन क्षेत्र में बात करें, आप ये एक बार सुने होंगे कि एक शब्द लखपति दीदी या पशु सखी के बारे में आप सुने होंगे। तो ये पशु सखी जो है, तो ये पशु सखी क्या होते हैं, गांव में जो हमारे महिलाएं हैं ये अपना छोटा सा ग्रुप बना के या उनको कोई हम प्रशिक्षण दे देते हैं, तो ये प्रशिक्षण के जरिए ये किसानों के साथ जुड़े रहते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसका सल्यूशन देते हैं। और इसके अलावा कोई भी इनपुट्स चाहिए या मतलब सरकारी योजना में वो कैसे जुड़ सकें तो इसका भी ये उनको सहायता दे सकते हैं। इस लाइन में देख के हमारे पशुपालन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने भी एक हेल्प करके एक
कंपोनेंट निकाला है जिसको हम बोलते हैं एजेंट्स फॉर एनिमल हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। तो ये उसी का एक कंपोनेंट है जिसमें कि ये महिलाओं को हम प्रशिक्षण देते हैं और बहुत सारे राज्यों में ये हेल्प का योजना भी चल रहा है। इसमें ये महिलाएं प्रशिक्षण लेते हैं और जाके हमारे जो पशुपालक हैं उनका टीकाकरण का व्यवस्था करते हैं, डीवार्मिंग का व्यवस्था करते हैं, और जो अच्छा ट्रेनिंग लेके गए हैं या थोड़ा उन्होंने दूसरे तरीके भी प्रशिक्षण लिया है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी ये भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इन जरिए तो ये तो हो गए जो ट्रीटमेंट की या देते हैं, इसके तहत इनका भी कोई सिंपल जो चीज़ रहता है उनका सुझाव वो करते हैं, और कुछ उनको जानकारी चाहिए या पशुपालन योजना से कैसे वो जुड़ सके, सरकारी योजना से कैसे उनको सब्सिडी मिल सके, कैसे लाइवस्टॉक इंश्योरेंस में वो जुड़ सके, इसके लिए भी वो इनके सहायता ले सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ कार्यक्रम में हमारे वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन में भारत सरकार की योजनाओं की, और साथ ही ये भी जानकारी हासिल कर रहे हैं कि समाकलित मछली पालन क्या होता है और इसके साथ कौन कौन सी सह-फसली खेती आप कर सकते हैं। जल्दी से हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, दत्तात्रेय कर्नाटक से, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हमारा सवाल ये है, हमारा वो एनएलएम में, हेलो जी जी जी, वो एनएलएम में लोन सैंक्शन हुए हैं, वो केनरा बैंक में हमारा क्रॉप लोन है, वो क्रॉप लोन है, वो अडप्टेड नहीं रह रहा है, नहीं आते हैं, इसलिए लोन नहीं देते बोल रहे। जी डॉक्टर धीराज, क्या बताएंगे? ये मैं बता दूं, जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के जरिए जो सब्सिडी दी जाती है भेड़ बकरी, आपने भेड़ बकरी का योजना या किस में फॉडर में डाला है या मुर्गी में, क्या किस में डाला है? ठीक है, जो भी योजना के तहत आपने डाला है वो सब्सिडी के लिए डाला है, तो वो जो है आपका एक जो हम nlm.udyamimitra.in करके जो पोर्टल में आपने डाला होगा, उसमें एक लोन एप्लीकेशन का आईडी भी होगा। वो लोन एप्लीकेशन का आईडी लेके हमारे वेबसाइट में देखिए, हमारा जो नंबर है उस नंबर में nlm.udyamimitra.in पे जो टोल फ्री नंबर है उसमें आप बात कीजिए, तो वो आपको बता देंगे कि आपका एप्लीकेशन कहाँ अटका हुआ है। अगर बैंक के स्तर पे अटका हुआ है तो उसका भी सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, तो वो आप नंबर बताएंगे तो ये इसका हल हो सकता है, और हमारे मतलब जो डिपार्टमेंट का नंबर है उसमें आप कॉल करके इसका सलाह ले सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर पवन, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जो हमारा आज का विषय है समाकलित मछली पालन, इसके संदर्भ में और क्या जानकारी देना चाहेंगे कि क्या कुछ कर सकते हैं हमारे किसान मछली पालन के साथ साथ? जी देखिए, समाकलित मछली पालन में मैंने शुरू में बताया था कि 2 से अधिक जो क्रॉप हैं उनका समाकलन करेंगे, तो मछली पालन तो मुख्य फसल उसके अंदर रहेगी। उसके साथ साथ में जैसे बतख का पालन किया जा सकता है, और बतख का मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसका कारण ये है कि बतख जब पानी के अंदर तैरती है तो अपने मूवमेंट से पानी को टर्बुलेट करती है, हिलाती है, और इसके मूवमेंट मात्र से ही उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरा क्या कि बतख चलते समय पे
उसके पानी के अंदर जो इंसेक्ट्स हैं उनको खा करके और एक नेचुरली उसका सफाई भी करती है तालाब की, जो इंसेक्ट मछली को जो है रोग जनित कर सकते हैं, उनकी भी ये सफाई करेगी। तीसरी बात ये कि बतख जो है डाइक के चारों तरफ जो घास फूस रहेगा, जो वीड वगैरह रहेगी, उसको खा करके अपना फीड भी ले लेगी। और इसके अलावा जो है बतख के अंडे से और बतख के मीट से किसान को एडिशनल इनकम भी होगा। लेकिन इसमें किसान को क्या ध्यान में रखना है कि जो बतख का घर बनाना है वो पानी के ऊपर ही बनाना है, तालाब में, तालाब के बाहर नहीं बनाना उसको। इससे क्या फ़ायदा होगा कि बतख उधर से ही पानी में उतरेगी और उधर से ही वापस आ जाएगी, पहली बात। दूसरा ये कि बतख का जो एक्सक्रीट होगा वो एक्सक्रीट डायरेक्ट पानी में चला जाएगा और उसका जो एक्सक्रीट है वो तालाब के लिए फर्टिलाइज़र का काम करेगा। तो बतख और मछली का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें मछली के लिए इनपुट तो बतख के एक्सक्रीट से आ गया और बतख के लिए जो इनपुट है वो मछली पालन तालाब से आ गया। तो किसान की जो टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और उसका आउटपुट बढ़ेगा, पहला। दूसरा, किसान इसके साथ में मवेशी भी पाल सकता है। एक बात और ध्यान में रखनी, बतख का जो मैं बता रहा था कि उसमें बतख की संख्या महत्वपूर्ण है। यानी कि 1 हेक्टेयर का अगर तालाब है तो बतख लगभग 200 से 250 बतख उसको प्रॉपर फर्टिलाइज करने के लिए और प्रॉपर मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। कम एरिया में आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। मवेशी की अगर बात आती है तो इसमें रिकमेंड किया जाता है कि 5 से 6 गाय तालाब को फर्टिलाइज करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप उसके एक कोने पे गाय का एक बड़ा बना करके और वहाँ से इसको समाकरण कर सकते हैं। गाय का गोबर और यूरिन मछली पालन तालाब के लिए काम आ जाएगा और मछली पालन तालाब का जो पानी है वो गाय वगैरह के लिए मैनेज करने का काम आ जाएगा। इसके साथ में हॉर्टिक्रॉप्स भी ले सकते हैं। हॉर्टिक्रॉप्स के अंदर बेसिकली पपीता है, बनाना है, आपका ब्रिंजल है, बैंगन, टमाटर, लौकी, इस तरीके की फसलें डाइक पे उगा करके किसान जो है अपना मुनाफा बढ़ा सकता है। इन फसलों में इंटीग्रेशन कैसे होगा कि जो तालाब है उसका जो मड है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला होता है, क्योंकि जब मछली को हम फीड डालते हैं, बाहर से फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो बॉटम में जा करके बॉटम के साथ में मिल जाता है, इसलिए उसकी मिट्टी फर्टिलाइजर का काम करती है। और जो पानी है वो उसके सिंचाई काम आ जाएगा, तो दोनों तरफ से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा और जो फसलें हैं उसका वेस्ट मछली पालन तालाब के लिए फीड का काम कर जाएगा। तो इस तरीके से वो अपना इंटीग्रेशन करके अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं और एक ही समय में एक से अधिक क्रॉप करके और कुल आय को वृद्धि कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर डॉक्टर अधिराज आपके लिए एक प्रश्न आया है वैशाली का बालाघाट से, और उनका प्रश्न ये है कि ब्रिस्केट ओडीमा का ट्रीटमेंट क्या है? जी, ये ब्रिस्केट एडिमा जो हम बोलते हैं, आप देखिए कि पशु के जो सामने के 2 पैर होते हैं उसके बीच में जो एरिया है उसमें पानी जम जाता है, उसको हम ब्रिस्केट एडिमा ही बोलते हैं। तो ब्रिस्केट एडिमा में बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कहीं अगर खाते समय कहीं एक मतलब शार्प ऑब्जेक्ट कहीं लग गया तो उसके वजह से भी ब्रिस्केट एडिमा हो सकता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से ब्रिस्केट एडिमा हो सकता है। तीसरा कारण है अगर पैरासाइटिक डिजीज़ है कोई, उसके वजह से ब्रिस्केट एडिमा हो सकता है। तो पहला चीज़ है आप उसका फीकल सैंपल एग्जामिनेशन कर लीजिए, उसके वजह से कोई अगर डीवार्मिंग चाहिए तो ये हो सकता है। प्रोटीनेसियस डाइट उसमें खाद में थोड़ा दे दीजिए, वो एक हो सकता है पशु आहार में डालिए और बैलेंस पशु आहार दीजिए। ये 3 चीज़ें, अगर कोई अगर शार्प ऑब्जेक्ट कहीं लगा हुआ है तो उसके लिए अलग इलाज की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और यहाँ पर डॉक्टर पवन आपसे भी मैं चलते चलते पूछना चाहूँगी, तकरीबन बस 2 मिनट का समय अभी हमारे पास कार्यक्रम में बचा है। मछलियों में भी क्या किसी तरीके के कोई रोग या बीमारियाँ होते हैं, क्या बताएंगे? जी जी, देखिए जैसे एनिमल्स के अंदर डिजीज़ होती है, ऐसी मछलियों के अंदर भी डिजीज़ होती हैं। तो मछलियों के अंदर जो डिजीज़ आती है वो उसके एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेशन रखती है। बेसिकली क्या है कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स अगर थोड़े अप डाउन होंगे तो मछली स्ट्रेस में आ जाती है और स्ट्रेस मछली को पैथोजन इजीली अटैक करते हैं। तो पानी के जो पैरामीटर्स है उसके बारे में किसानों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पानी का तापमान, तो मछली के लिए जो उपयुक्त तापमान बताया गया है वो 20 डिग्री सेल्सियस से और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। लेकिन जो मैक्सिमम सूटेबल इसकी रेंज है, जो मछली के लिए अच्छा होता है, वो 25 से और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही ठीक रहेगा। अगर पानी का टेम्परेचर कम आएगा या 35 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में मछली स्ट्रेस हो जाएगी और पैथोजन उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो किसान भाइयों को ध्यान में रखना है कि पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखें। दूसरी बात, पीएच मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। पीएच
मछली के लिए जो उपयुक्त पीएच है वो लगभग 7 होना चाहिए। अगर मान लीजिए तालाब का पीएच 6.5 से नीचे आ रहा है या फिर 8.5 से ऊपर जा रहा है तो वो मछली के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। स्ट्रेस्ड कंडीशन में फिर मछली के बीमार होने का खतरा है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में हम रिकमेंड करते हैं कि 5 मिलीग्राम प्रति लीटर ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहनी चाहिए। मछली की ग्रोथ के लिए भी अच्छी है और उसके लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। अगर 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे ऑक्सीजन जा रहा है या 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से जा रहा है तो वो मछली को दिक्कत करेगा। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं उनके अंदर फ्यूरोनकोलोसिस है, एपिजूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम है, आईडीजीज है, तो ये सब इसी की वजह से होती है। इसलिए पानी का वातावरण उपयुक्त बना के रखें और मछली का स्वास्थ्य प्रबंधन करें। बिल्कुल, इसी के साथ डॉक्टर अधिराज और डॉक्टर पवन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। इतनी अच्छी जानकारियां आप दोनों ने विषय से संबंधित साझा की, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि कौन कौन सी ऐसी पशुपालन से संबंधित सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि समाकलित मछली पालन आप कैसे कर सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी हमने शामिल करने की पूरी कोशिश की। अब आइए हम आपको बता दें कि हमारे अगली बार हेलो किसान कार्यक्रम के क्या 2 विषय रहने वाले हैं। अगली बार जिन 2 विषयों पर हम बात करेंगे वो है फसलों में जल प्रबंधन, और इसके साथ ही जो है वो बात होगी, आपको एक बार फिर से बता दें, साथ ही बात होगी मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में और फसलों में जल प्रबंधन किस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर दोनों ही विषयों के संबंध में आप कोई भी प्रश्न पहले से ही अपने भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट कीजिए hellokisan2015@gmail.com। और अगर अपने प्रश्न हम तक सीधे पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं 1800111360। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अगर आज के कार्यक्रम से संबंधित कोई भी जानकारी छूट गई है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ जाकर आप एक बार फिर से आज के कार्यक्रम से संबंधित तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।